4 साल के लिए भर्ती होगा, अपनी जान दे देगा क्या देश के लिए? पहले अपनी जान बचाएगा, पहले अपनी जान बचाएगा, 4 साल नौकरी करके निकल जाएगा। जो आदमी जिस देश में खाता है उसी थाली में छेद करता है, ये लोगों की फितरत और आदत हो चुकी है। इस वजह से समाजवादी पार्टी सीट लेके गई है और हम लोग हारे हैं। बीजेपी ने एक ऐसा काम किया कि मुस्लिम लोगों के यहाँ पे जाके 525 घर अलॉट किए और वहाँ से एक वोट भी नहीं मिली। तो उसका कारण क्या है? जिस थाली में खाओ उस थाली में हगो। जो रंडियां नचाई जाती थी उससे तो अच्छा है कि राम मंदिर अगर बनाया गया तो वहाँ लोगों को रोजगार मिला। सफाई में क्या मिला? अगर रंडी नचाई गई वहाँ पे, उसमें तो रोजगार नहीं मिला किसी को। 10 साल पहले जो आदमी कहता है मैं बेरोजगार हो गया हूँ, इससे पहले क्या वो कलेक्टर था? 60 साल में कांग्रेस ने या सपा ने या अदर जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, किसी को कलेक्टर नहीं बना दिया। आदमी अगर कलेक्टर बनेगा तो अपनी योग्यता से बनेगा। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे अपनी योग्यता से बनूंगा। जब मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ तो मुझे बेरोजगारी तो दिखेगी। अगर हम उसको कहें कि हमें प्राइम मिनिस्टर मुझे ला करके रोजगार देगा, तो प्राइम मिनिस्टर किसी को रोजगार नहीं देगा। उसके लिए काबिलियत होनी चाहिए। अगर मेरी काबिलियत है तो मुझे रोजगार मिलेगा, काबिलियत नहीं है तो मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि कल 4 जून को चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और जो किसी ने भी अपेक्षा नहीं की थी, ये तो सभी जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन वो मेजोरिटी में भी नहीं आ पाएगी। कहाँ वो 400 पार की बात करती थी और वो 300 पार भी नहीं कर पाई एनडीए के साथ मिलकर। इसका मतलब अंदाज़ा शायद किसी को भी नहीं होगा। जो बहुत बड़े बड़े चुनावी पंडित थे वो भी मतलब उनका भी पूरी तरह से अंदाज़ा विफल रहा। और एक उत्तर प्रदेश जिसे कहा जाता है कि ये तो भाजपा का गढ़ है, जहाँ पर उसने 68 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार मतलब 30-35 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो आज हम वैशाली उत्तर प्रदेश में हैं यहाँ पर, और यहाँ पे वैशाली गाजियाबाद में लोगों से जानेंगे कि क्या कारण रहे कुछ जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये हैं राम किशोर जी। तो राम किशोर जी, आपका नमोकार चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी देखो, सपोर्ट तो हम धर्म को करते हैं और हम राष्ट्र को करते हैं। राष्ट्र को करते हैं। हमें पार्टी से बड़ा राष्ट्र है, ठीक है ना। बाकी सपोर्टर हम बीजेपी के हैं, क्योंकि जो हमारे लिए करेगा हम उनके लिए करेंगे एक्चुअली। लेकिन ऐसा मुझे दिखाई तो नहीं दिया किसी को भी कि आपने, या मतलब आप जैसे लोग जो सोच ये रखते हैं, क्योंकि जब राम मंदिर बना 22 जनवरी को, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो सभी को ये लग रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद तो मतलब 80 की 80 सीटें बीजेपी के खाते में जानी चाहिए, क्योंकि ये 500 साल बाद एक सपना साकार हुआ लोगों का। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अयोध्या में ही, जहाँ राम मंदिर बना, जहाँ इतना डेवलपमेंट हुआ, वहीं पर बीजेपी अपनी सीट हार गई। तो इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? आ जाओ। सर, कारण ये है कि आपको पता है ये राम मंदिर का 500 साल का इतिहास रहा है। हमारे कुछ दोगले हिंदुओं की वजह से ये पूरा नहीं हो पाया था। अब एक ऐसा नेता और एक राष्ट्रभक्त हमारे बीच आया जिसने हमारे लिए राम मंदिर बनवाया। और ये हमारे कुछ कहते हैं ना दोगले हिंदू, उन दोगले हिंदुओं की वजह से ऐसा हुआ है, जिनको इतना रोजगार दिया गया है अयोध्या के अंदर, उनके पास इतना समय नहीं था कि अपने वोट डालने के लिए वो पोलिंग बूथ तक जा सके आदमी। ये इस वजह से हुआ सर। इस वजह से हुआ? यस। तो इस पर राजेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा है ना जी कि राम मंदिर ठीक है, राम मंदिर बन गया, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे जो बीजेपी का सीट कम आने का कारण क्या है? कारण ये है कि केवल मोदी जी का चेहरा है जी। मोदी जी के साथ साथ जो प्रत्याशी हैं, जो मेंबर हैं, उनको भी जो है जनता में जाके घूमना होगा, उनके प्रॉब्लम को जानना होगा। अब ये नहीं कि बस चुनाव के टाइम में आप आए और जो है बस जी हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, वैसे काम नहीं होगा। आप मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के साथ साथ जो उनके सिपाही हैं उनको भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि और रीजन क्या है? अब देखो, अयोध्या में राम मंदिर बना, वहाँ भी हम सीट हार गए। उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ी रीजन है, तभी तो हम हार गए ना।
तो वहाँ पे क्या है, रीजन क्या नजर आता है, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए रीजन क्या है कि कुछ लोगों को तो ये रीजन है कि घर से निकल नहीं रहे हैं वोट देने के लिए। वो कह रहे मोदी जी है ना, अरे जीत जाएंगे, उनको क्या करना है। हिंदुओं का सोच यही है कि मोदी जी हैं जीत जाएंगे, एक तरफा उनका सोच है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, जब तक आप वोट दोगे नहीं तो मोदी जी कैसे जीत जाएंगे। तो ये रीजन रही। दूसरा चीज ये रहा कि अब देखो अयोध्या वासी जो है वहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे मंदिर बनी, जिनके प्लॉट थे वो 10 गुना रेट उसके हो गए, इतने लोगों को रोजगार मिला। अगर वहाँ के हिंदू या कोई भी लोग हों अगर वोट नहीं दिए हैं मोदी जी को तो उससे बड़ा काम अयोध्या में नहीं हो सकता जो मोदी जी ने कर दिया। 500 साल के इंतजार के बाद ये हमारा काम हुआ है जो कि किसी ने नहीं किया। और मोदी जी ने एक जो अयोध्या के लिए अच्छा चीज़ दिया, उसके बाद भी अयोध्या वाले अगर वोट नहीं दिए तो उनको ये होना चाहिए कि भाई हमने कोई बहुत बड़ी गलती की है। तो ये रीजन। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा, जैसे मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि भाई राम मंदिर बनाने से क्या रोजगार थोड़ी मिलता है। लेकिन अयोध्या वासी जो वहाँ के मूल निवासी हैं, खास तौर पर मेरे हिसाब से राम मंदिर बनने से उनकी जो ज़मीन की कीमत है वो आसमान छू रही है और उन्हें रोजगार इतना मिल गया कि शायद उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी मतलब अयोध्या से निकलने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए उन्हें निकलना नहीं पड़ेगा। शायद इतना डेवलपमेंट तो वहाँ पे हो गया, इतना व्यस्त कर दिया मोदी जी ने उन्हें कि पोलिंग बूथ तक जाने में उन्हें ये लगा कि हमारा काम छूट जाएगा। इतना काम दे दिया मोदी जी ने, इतना काम दे दिया। वह रहा। सर कौन कहता है कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलता। हमने भी बहुत दर्शन में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आया हूँ। अगर मैं अपने घर से निकलता हूँ तो पहले मैं टैक्सी करता हूँ, फिर मैं प्लेन से जाता हूँ या मैं अपने ट्रेन से जाता हूँ या बसों का सफर करता हूँ या किसी टैक्सी करता हूँ। रोजगार तो सबको मिल रहा है ना। अगर मैं अपने घर पे रहूंगा रोजगार कैसे मिलेगा। मैं जिस मंदिर पे जाता हूँ वहाँ प्रसाद लेता हूँ और वहाँ पे फूल मालाएं लेता हूँ, बहुत सारी चीजें जिसके जब मैं दर्शन करने जाता हूँ तो वहाँ पे लोगों को मैं रोजगार दे के आता हूँ। अगर आज मंदिर नहीं होता तो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है, मंदिर से बहुत रोजगार मिलता है। ये लोगों की भूल है। अगर कोई बिजनेस कराया जाता है उस बिजनेस में केवल लोगों को 10 लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन मंदिर से लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। वो रोजगार केवल लोग देख नहीं पाते हैं। जी जी जी। और रही बात कि इस समय उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट क्यों नहीं आई, ये हिंदुओं की सबसे बड़ी नाकामी है कि जो कि गवर्नमेंट नहीं आई। और रही बात कि हिंदू जो लोग हैं वो अपने घर से निकलना नहीं चाहते हैं, और जो लोग निकलते हैं उन लोगों ने जो मत दिया सब जा कर के सपा में किया। और हिंदू को केवल ये था कि केवल जातिवाद में बांट दिया गया है। क्या मुसलमानों में जात नहीं है? सभी में जाते हैं। लेकिन हिंदुओं में क्या होता है कि ब्राह्मण हैं, ये इनको उसको बाद या यादव हैं, ये जो है बनिया है, ये आपके क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं और ये लाला हैं, सबको बांट दिया जाता है। लेकिन क्या उसमें जात नहीं है? उसमें भी दर्जी हैं, पठान हैं, आपके क्या नाम मिल्की हैं, दुनिया भर के जाते हैं। अगर उनको परसेंटेज में देखा जाए तो 1-1, 2-2 परसेंटेज आएंगे। लेकिन हमारे हिंदुओं में देखा जाए तो किसी की परसेंटेज 5%, 10%, 8% से कम नहीं है। लेकिन हम लोगों को बांटा जाता है और मुसलमानों को नहीं बांटा जाता है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात आपसे कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहूँगा कि आप लोगों को अपने चैनल में भी दिखाना चाहिए कि केवल हमें ये कहा जाता है कि मुसलमान इतने परसेंटेज हैं, लेकिन कभी हिंदू को नहीं कहा जाता है कि इतने परसेंटेज हैं। उनको कहा जाता है कि बनिया इतने परसेंट है, क्षत्रिय इतने परसेंट है, ब्राह्मण इतने परसेंट है। ये क्या करेंगे? तो इस चीज़ को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आप अपने चैनल पे ये चीज़ दिखाएं कि हमारे हिंदू में भी इतने परसेंटेज हैं। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए मैं आपकी बात से थोड़ा इसलिए इत्तेफाक नहीं रखूंगा। जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, एक तो मुझे बात समझ नहीं आई कि समाजवादी पार्टी 2017 से पहले हम सभी ने देखा कि कितना गुंडा राज था। कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, कोई जॉब पर नहीं जा सकती थी, सुबह जाती तो शाम को ये होता कि दिन छिपने से पहले घर वापस आना है, और उसमें भी कोई भाई साथ चलेगा। एक बात। दूसरी बात व्यापारियों का बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। कोई अगर पैसा 2 पैसे कमा ले तो वो माफिया के लिए वो पैसा कमाता था, अपने घर परिवार के लिए नहीं कमाता था। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गुंडा राज खत्म किया, कहीं ना कहीं रोजगार लोगों का बढ़ा है, सुरक्षा बढ़ी है, उस उत्तर प्रदेश में मैं आपकी बात बड़ी करता हूं, चलिए हिंदू बटे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हिंदुओं को अपना ही लाभ नहीं दिखाई दे रहा कि हमारा परिवार कैसे सुरक्षित होगा? देखिए यही सबसे बड़ी कमी है, जो चाहे वो हिंदू हो या उत्तर प्रदेश में रहने वाला हो या हमारे इंडिया में भारत देश में रहने वाला व्यक्ति हो, उसको जब राष्ट्र हित नहीं मालूम है
कि राष्ट्र हित के लिए क्या करना है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाते हैं, जी इंडिया से बाहर जाते हैं, तो हमें ये गर्व होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कहीं जा रहा है। इसके पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर जाते थे, कभी ये नहीं पता चलता था कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इंडिया से बाहर गया है। लेकिन आज अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है तो हम लोगों को एहसास होता है कि वो शेर की तरह जाता है। और आने वाले एक से एक वर्ल्ड में जिनका जो है फर्स्ट नहीं ना बना था, जैसे यूएसए का चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो आपका जो है यूएस का राष्ट्रपति हो, चाहे वो आपका जो है चीन का राष्ट्रपति हो, कहीं का भी राष्ट्रपति हो, वो आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पे सबसे पहले उसकी निगाहें जाती हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश को संभाला है और माफिया राज को खत्म किया है, आने वाली जो है नस्ल में कोई भी ऐसा सीएम पैदा नहीं होगा इतना अच्छा निर्णय लेने वाला। लेकिन मैं जनता का दुर्भाग्य है कि जो कि ऐसा जो है उनको जो है सीटें नहीं मिली उत्तर प्रदेश से, ये जनता का दुर्भाग्य है। और ये आने वाले समय में जनता इस चीज़ को एनालाइज करेगी कि हमने जो गलती किया है उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से डेवलपमेंट हुई, अयोध्या में डेवलपमेंट हुई, मोदी जी मतलब देखा जाए तो सभी से लड़े। राम मंदिर के लिए मोदी और योगी का हम संघर्ष सभी जानते हैं, आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का। आडवाणी जी कब से मेहनत करते हुए आ रहे थे, और अब जाकर जब मंदिर बन गया तो एक तरह से देखा जाए तो जैसे कटप्पा ने बाहुबली की पीठ में छुरा भोंक दिया था, उस तरह से कहीं ना कहीं कुछ हमारे वामपंथी हिंदुओं ने अब भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा भोंक दिया। इस बात को आप किस तरह से लेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से कि हिंदू जो है राष्ट्र के मुद्दों को भूल जाता है वोट डालने के टाइम। उसे ये समझ नहीं आता कि ये इलेक्शन किस चीज़ का है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए है या राष्ट्र के लिए है। तो वो बेरोजगारी और इस तरह के फजूल के जो रूमर उड़ाए जाते हैं उनके बहकावे में आ जाता है और दूसरा जातिवाद में फंस जाता है। और यही होता आ रहा है भारत में। जब से भारत आज़ाद हुए, इनको हिंदुओं को तोड़ने के लिए जातियों और इनका उपयोग किया गया है और उनको डिवाइड किया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मुसलमानों का देखें तो आपने देखा होगा कि मुसलमान सोशल मीडिया पर मोदी की, योगी की तारीफ तो बहुत कर रहा था, लेकिन जब वोट डालने का समय आया तो बीजेपी की तारीफ करो लेकिन वोट चुपके से समाजवादी पार्टी को डाल दो। तो ये जो आप क्या समझते हो कि ये दोगली नीति जो मुसलमानों ने कहीं ना कहीं इस बार खेली है, ये तो हम सभी जानते हैं बीजेपी का वो कभी साथ नहीं देती जो मोमडन कम्युनिटी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो मोमडन कम्युनिटी में एकता दिखाई देती है, ऐसा कब होगा कि हिंदुओं में वो एकता दिखाई दे? हिंदुओं में एकता अगर आ सकती है तो यही दो नेता हैं जो भविष्य में हिंदुओं को एक कर सकते हैं। हालांकि हिंदू बहुत कमज़ोर है, पिछले हज़ारों सालों से ये लुटता आ रहा है, बर्बाद होता आ रहा है। और पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि ये कब समझ पाएगा। जब ये मुस्लिम कंट्री बन जाएगी शायद तभी उस समय उसको समझ में आए ये बात। तो मुझे तो लगता है कि हिंदुओं में एकता लाना बहुत ही कठिन कार्य है। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कोई राय रखना चाहें? सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राहुल है भैया। राहुल भाई, आपको क्या लगता है, आपने पहली बात तो इस बार वोट डाला था या नहीं डाला था? किसे डाला था? और मैंने तो भैया परिवर्तन पे डाला था। परिवर्तन पे मतलब कांग्रेस को? अच्छा ठीक है, तो आपकी मेहनत रंग लाई कहीं ना कहीं। मेहनत रंग नहीं, फिर भी जो भी है जैसे भी है, मोदी जी तो आए। नहीं, कांग्रेस की कौन सी बात, अच्छा खुलकर बोलो, उसमें क्या बात है? आपको कांग्रेस की क्या बात अच्छी लगती है, समाजवादी पार्टी की क्या बात अच्छी लगती है, वो आप बताएं थोड़ा सा। नहीं, समाजवादी क्या है, देखो यूपी में जो सरकार गिरने का मेन कारण है वो है पेपर लीक। क्या चीज है? पेपर लीक। पेपर लीक जी। अच्छा। सबसे मेन चीज है वो आपकी। अच्छा। जिससे जितने भी युवा हैं उन्होंने वोटिंग नहीं की। अच्छा। और रही बात अयोध्या की, कि अयोध्या में सरकार जिस वजह से बीजेपी हारी है, हाँ। वोटिंग वहाँ पे दबा के हुई है। ऐसा नहीं है कि वोट निकले नहीं है लोग। अयोध्या में वोटिंग अच्छी हुई है, जो भी डिफरेंस भी मिला है, 50-60 हज़ार वोटों से जीता है समाजवादी जो भी है। ठीक है, वोटिंग हुई है, लेकिन वहाँ पे अब इन्होंने जो मंदिर के आसपास का एरिया सिर्फ वहीं ध्यान दिया, ग्रामीणों पे तो दिया ही नहीं है। जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र है उन पे भी तो ध्यान देना चाहिए ना। उन्होंने वोटिंग करी ही नहीं है, इनके खिलाफ करी है सारी की सारी। नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो आपकी बात बड़ी कर दी। अयोध्या में तो अभी डेवलपमेंट हुई, लेकिन उसके आसपास जो ग्रामीण इलाका था वहाँ पर आप कह रहे हो डेवलपमेंट नहीं हुई। पहली बात तो डेवलपमेंट एकदम से नहीं होती, क्योंकि अभी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के टाइम पर
अयोध्या में आपने क्या डेवलपमेंट में देखी, आप ये बताएं चले। भैया देखो उस टाइम पे नहीं हुई, इसीलिए तो 10 साल से मोदी जी को रखा था ना। नहीं, मोदी जी को रखा था, ठीक है, इसीलिए तो दिया, सर मोदी इसीलिए जी तो ने दिया। अयोध्या का नाम लेकिन विश्व पटल पे आया, मोदी जी की वजह से नहीं आया। अयोध्या का नाम आज से नहीं, मैं खुद अयोध्या के पास का रहने वाला हूँ भैया, ठीक है, मैं वहाँ का ही रहने वाला हूँ। अयोध्या आज से नहीं है, जाना माना अयोध्या हमेशा से अयोध्या ही रहा है, ठीक है। ये नहीं कि 2014 के बाद ही अयोध्या को किसी ने जाना है। ये है कि वो है कि उस मंदिर की वजह से मंदिर बना है वहाँ पे, उस चीज़ के लिए हम सपोर्ट करते हैं, बट नहीं मिली उनको सीटें। कांग्रेस में जैसे बताया गया था, आपने कांग्रेस को वोट दिया है, अब वो 1 लाख रुपए समाजवादी को दिया, समाजवादी को दिया ना। चलो आप खुलकर आगे, तो लाल टोपी नहीं दिखाई दे रही है। सुनो पहले मेरी बात सुन लो आप। ये बताओ कि 10 साल मोदी जी आए, ठीक है, लोग सारे लोग कह रहे हैं बेरोजगार हो गए जी, ठीक है। 10 साल पहले क्या सारे लोग साहूकार थे? साहूकार थे। 10 साल पहले जो आदमी कहता है मैं बेरोजगार हो गया हूँ, इससे पहले क्या वो कलेक्टर था? 60 साल में कांग्रेस ने या सपा ने या अगर जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, किसी को कलेक्टर नहीं बना दिया। आदमी अगर कलेक्टर बनेगा तो अपनी योग्यता से बनेगा। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे अपनी योग्यता से बनूंगा। जब मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ तो मुझे बेरोजगारी तो दिखेगी। अगर हम उसको कहें कि हमें प्राइम मिनिस्टर मुझे ला करके रोजगार देगा, तो प्राइम मिनिस्टर किसी को रोजगार नहीं देगा। उसके लिए काबिलियत होनी चाहिए। अगर मेरी काबिलियत है तो मुझे रोजगार मिलेगा, काबिलियत नहीं है तो मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं मैं, अयोध्या को इतनी नजदीकियों से जानता हूं। आज जो डेवलपमेंट अयोध्या का हुआ है, आने वाले में क्या सफाई में उतना वहाँ पे जो रंडियां नचाई जाती थी, उससे तो अच्छा है कि राम मंदिर अगर बनाया गया तो वहाँ लोगों को रोजगार मिला। सफाई में क्या मिला? अगर रंडी नचाई गई वहाँ पे, उसमें तो रोजगार नहीं मिला किसी को। उसको कोई नहीं कहता कि वहाँ पे रोजगार नहीं मिला। जिन्होंने तबला बजाया उन्हें रोजगार मिला होगा। क्या मिला भाई साहब? एक आदमी ने तबला बजाया, वहाँ पे तो आप ये देखिए परमानेंट लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर आज कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से दिल्ली से जाए, बंबई से आए, साउथ से आए, कहीं से भी आए, अगर वो राम मंदिर में आएगा, नहीं करेगा तो कम से कम एक फूल माला लेकर के जाएगा तो उसको रोजगार दे के जाएगा। टैक्सी पे अगर जाएगा तो उसको रोजगार दे के जाएगा। अगर वो प्रसाद खरीदेगा तो किसी को रोजगार दे के जाएगा। अच्छा, जो अयोध्या में इतना डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, रोजगार भी मिला लोगों को, फिर भी भाजपा हार गई। वो इसलिए हार गई, जो वहाँ पर लोग बागों की जबरदस्ती जमीनें छीनी गई हैं अपना मंदिर को बनाने के लिए। पहले लोग बागों के घर है, ये मंदिर जरूरी है, पहले आप मेरे को ये बताओ। भाई साहब आपकी बात सारी सही है, लेकिन 500 साल पुराना जो एक सपना था वो लोगों का पूरा हुआ क्या? और जो जमीनें छीनी गई, क्या उसके बदले में उन्हें कुछ दिया नहीं गया? नहीं जी, नहीं दिया गया। आप उठा के देखो ना ये। और उन्होंने डीएमओ ने छीनी गई है ये जमीनें उनकी। अयोध्या में सही हुआ है जो ये हारी है वहाँ पर। अच्छा, आपके हिसाब से अखिलेश यादव के टाइम पे जो माफिया और गुंडा राज था, अब योगी के राज में आपको नहीं लगता वो कम हुआ है? जी, वो कह सकते हैं कि कुछ कम हुआ है। अच्छा, आपकी आज की डेट में, जैसे पहले हम जानते थे बड़े बड़े नाम। पूछ रहे हो कि आप अपनी पूछ रहे हो? नहीं, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ ना। हाँ, आप मेरे से राय- पूछो। जैसे पहले मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बहुत बड़े बड़े नाम हम सुनते भाई थे। साहब, मेरी बेटी है 9th क्लास में, वो मेरे से पूछती है, ये मेरे प्रधानमंत्री जाते हैं बाहर, उनको बात तो कर नहीं सकते हैं वो, बिना देखे तो बात नहीं कर सकते हैं वो। मोदी जी? मोदी जी। अच्छा, बिना देखे। आप मेरे को एक इंटरव्यू बता दो, एक इंटरव्यू बताओ, एक इंटरव्यू बताओ, एक इंटरव्यू बताओ। देखा जो 2-2 घंटे लगातार भाई साहब भाषण देता है, अब बिना देखे देता है, किसी को पता ही नहीं है। अगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर है कि जो बिना देखे भाषण देता है, ये मेरा देश है। मेरी बेटी कहती है 18% हम दे रहे हैं शिक्षा पे टैक्स और हीरे पे 3% है। ये हमारी सरकार है। तो ये दिक्कत है ना आपकी? अच्छा, मर्सिडीज वाले टैक्स देते हैं 6% और ट्रैक्टर वाले टैक्स देते हैं 12%। भाई साहब आप कितना देते हो? किस चीज में? किसी भी चीज में? भाई साहब बिजनेस करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप कितना टैक्स देते हो? टैक्स देते हो भैया, ये तो बता दो। भाई साहब किस चीज में, ये तो बताओ। किस चीज में? हर चीज में टैक्स दे रहे हैं हम तो। इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में। कच्चा मत पहनो अगर टैक्स नहीं देना है तो। क्यों? भैया, कच्चा मत पहनो, नहीं देना है तो। क्यों नहीं पहनेंगे भाई साहब? अरे नहीं, इनकम टैक्स अब 7.5 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, आपको क्या लगता है? चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपको क्या लगता है ये जो ये मोदी जब से आए हैं, देश में विकास हुआ है, क्या हुआ है?
भाई साहब 100% हुआ है, 100% हुआ है भाई साहब। मैं 2 साल में सुनो मैं 2 साल में मैं सुनो मैं 2 साल में कम पहले सुनो अरे पहले सुनो तो भाई साहब, पहले सुनो। मैं 2 साल से मैं कम से कम मान के चलिए 50 से 55 हजार किलोमीटर का मैंने सफर इंडिया में किया है। ठीक है, अंदर देख के बताइए ना कैमरे। मैं जो है 2 साल के अंदर कम से कम 50 से 55 हजार किलोमीटर मैंने जो है सफर किया है, केवल 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने और 12 चारों धाम के लिए और चीजों के लिए। मैंने देखा रेलवे में डेवलपमेंट, मैंने देखा, मैं गया था तमिल की तरफ जहां पे डेवलपमेंट रेलवे का एकदम बिल्कुल कबाड़ था, आज वहां पे डेवलपमेंट ऐसे ऐसे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं जैसे कितने की हो गई है भाई साहब। अगर कोई भी एक एक करके बोलो यार, पहुंच रहे हो। मैं आप एक मिनट अरे पहले मैं आपसे एक मिनट मैं आपसे कह रहा हूं, एक एक करके बोलो यार। आज आप एक मिनट मैं भैया को जवाब दूंगा, मैं दूंगा, ठीक है। आप ये बताइए, आज के 15 साल पहले चाहे मैं हूँ, एक मिनट भैया, आपको अडानी रेल लिखा हुआ अच्छा लगता है या पहले रेल अच्छा कहीं लगता है? किसी पे अडानी रेल नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। और लिखा होगा तो क्या करोगे? कहीं नहीं लिखा और लिखा होगा तो क्या करोगे? अडानी रेल कहीं नहीं लिखा हुआ है। मेरे को कल दिखाना। अरे मैं अभी दिखा दूंगा। दिखाइए अभी क्या हो गया? अभी अभी दिखाऊंगा। और ये लो यार भैया, और ये जो कह रहे हैं आज के 15 साल पहले अगर किसी को लखनऊ जाना हो तो उसको अगर रोड से जाना हो तो उसको लग जाते थे 17-18 घंटे। आज अगर किसी को लखनऊ जाना हो, बनारस जाना हो या किसी अदर कंट्री में कहीं भी जाना हो अगर देश में, तो उसका क्या होता है, सफर उसका केवल 8 घंटे का 7 घंटे का रह गया है। ये जो सुनिए आप जो कह रहे हो ना, 100 आदमी है, नहीं। आपके 1000 और मेरे 10,000 जी। अगर अडानी की रेल हम नहीं लिख के चल, सुनिए नहीं भाई साहब, फिर आपको पूरी जानकारी नहीं है। चलो आप मेरे को पूरी जानकारी दे दो। मैं बता देता हूँ। अब मेट्रो पे ये यशोदा लिखा है, तो ये यशोदा का नहीं, वो तो ऐड दी हुई है उन्होंने। भाई साहब अडानी का क्या? अडानी को तो एयरपोर्ट बेचे हुए हैं। अच्छा, बेचे हुए हैं भाई साहब, वो लीज पे दिया जाता है, बेच नहीं सकते। चलो वही तो लीज पर दिया, जो आदमी 619वें नंबर पर था 2014 में, उसको इस गवर्नमेंट ने दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया, अडानी को। अच्छा, और इससे कांग्रेस के टाइम पे अडानी गरीब था। कौन था? और अंबानी 619वें नंबर पे था। और टाटा कहाँ था? क्या चीज? कांग्रेस के टाइम पे भी तो कोई नंबर 1 होगा अमीर यहाँ पे देश में। नहीं, वो देश में नहीं। अरे तो मैं वर्ल्ड की बता रहा हूँ, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे पहुंचा है। आप कहाँ पे है? कहाँ पे? कौन? अडानी। आप कौन से नंबर पे है? तो अडानी तो अब नीचे आएगा ना, जब पूरी दुनिया ने उसको खोला है। तो भर्ती होगा 4 साल के लिए। ये बताओ, नहीं सुन दो लोग। अरे भाई साहब एक मिनट, ये 4 साल के लिए भर्ती होगा, अपनी जान दे देगा क्या देश के लिए? पहले अपनी जान बचाएगा, पहले अपनी जान बचाएगा, 4 साल नौकरी करके निकल जाएगा। ये सारा कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। ये मैंडेट तो जनता की है ना, इसमें ना हम आप हैं, ना आप हैं, ना कोई है। ये मैंडेट जनता की है। पहले आपने, मेरे को सबसे बड़ा ये दुख है कि मैंडेट जो मीडिया देती है कि हाँ 300 पार 400 पार, तो ये एक्चुअल चीज देनी चाहिए। भाई साहब, यहाँ पर बात ये हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी हारी है, और खास तौर पर अयोध्या में, उसका क्या कारण नजर आता है और उसमें गलती किसकी है? जो आदमी शंकराचार्य बढ़िया। एक मिनट, अरे मेरी भी सुन लो, अरे मेरी भी सुन लो, अरे मेरी भी सुन लो। शंकराचार्य से शंकराचार्य हुआ। अरे मेरी भी, हाँ, और इधर आओ, मेरी भी सुन लो। जो आदमी जिस देश में खाता है उसी थाली में छेद करता है, ये लोगों की फितरत और आदत हो चुकी है। इस वजह से समाजवादी पार्टी सीट लेके गई है और हम लोग हारे हैं। ऐसा होता है, ऐसा सुनो, ऐसा होता है। पहले, अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो। जब इंसान को घी से भरी हुई थाली मिलती है ना, उसको हजम नहीं होती है। इस कदर ये हमारा हाल हुआ है। हमने सब कुछ किया, बीजेपी ने सब कुछ किया। बीजेपी ने क्या नहीं किया? बीजेपी ने एक ऐसा काम किया कि मुस्लिम लोगों के यहाँ पे जाके
525 घर अलॉट किए और वहाँ से एक वोट भी और नहीं वहाँ से एक वोट भी नहीं मिली। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण क्या है? जिस थाली में खाओ उस थाली में हगो, जिस थाली में खाओ उस थाली में मुतो, जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद करो, यही रह गया ना। तो ऐसा क्यों है मुसलमानों के लिए इतना बढ़िया हुआ लेकिन फिर भी वो भाजपा के विरोध में रहते हैं? यही कारण मैं बताता हूँ, बताइए। क्योंकि मुस्लिम के अंदर सिर्फ एक जुझारू चीज है, मुस्लिम एकता। और हिंदुओं के अंदर क्या है? मैं बनिया हूँ, तू पंडित है, तू चौधरी है, तू गुजर है। अगर आज हम इस चीज से नहीं उभरे, अगर आज हम इस चीज से नहीं उभरे, तो सुनो, ये मुस्लिम वोट खान, ये मुस्लिम वोट खान समाज लेके सारा वोट लेके जाएगा, सारा वोट लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है। और हम कौन है? आप कौन हो? पंडित हो, मैं कौन हूँ? मैं बनिया हूँ। ये कौन है? जाट है, ये कौन है? गुजर है, ये कौन है? वो राजपूत है। पर है कौन? अलग है। तो आपको लगता है कि यही खामियाजा बीजेपी को भुगतना भुगतना पड़ा? पड़ा। जबकि मोदी जी ने हमेशा से कभी भी हिंदुओं में या कभी भी मुसलमानों में कोई राजनीति नहीं की, सबका साथ, कभी सबका नहीं विकास करी। किया। कोई हाँ, मैं आज आपको एक बात बोलता हूँ, जी। मोदी जी सिर्फ एक ऐसे राष्ट्र नेता हैं जो सिर्फ राष्ट्र के लिए सोचते हैं, सिर्फ राष्ट्र के लिए सोचते हैं। और मैं आज आपको एक बात और बता देता हूँ, जितने भी ग्रुप जात पात, सुनो मेरी बात, सुनो एक मिनट, जात पात सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, जात पात करने के ऊपर ही 34 जो है वोट कंपनियां, 34 जो है अपनी, अरे सुन तो लो, जात पात करने के ऊपर ही 34 पार्टियां एक हो गई है, 34 पार्टियां एक हो गई है। और तो भी अकेली बीजेपी को नहीं कर रहा भाई। सुनो, अरे सुनो, तो भी वन लाइन लैंग्वेज जिसने मेहनत की वो जीता है। सुनो, तो भी अकेले बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाई। सुनो, अब आपको बात बताता हूँ, सुनो। अरे यार, आप कैमरा मैन हो, सुनो तो सही मेरी बात सुनो। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चा 33% अंक लेके पास होता है और कहता है भाई साहब मैं तो पास हो गया, खुश हो गया। और एक बच्चा 95% अंक लेके पास होता है, कहता है मैं फर्स्ट आ गया। पर फर्क क्या होता है आज की डेट में? फर्क ये होता है कि एक 33 से 44 पे आ गया, वो कहता है अरे भाई मैंने तो बहुत बड़ी जीत कर ली। और एक 95 से 70 पे आ गया या 85 पे आ गया, तो लोगों को खुशी मिलती है कि साले ये पीछे आ गया। अरे जात पात का ही बता रहा हूँ, अरे सुन तो लो, जात पात का ही बोल रहा हूँ। सुनो, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व सब एक तरफ लेके जिए तो भी इतने आ गए। हिंदू राष्ट्र और हिंदू लेके जिए तब एक तरफ आ गए। और सुनो, ये सब जितने भी है सब एक तरफ हो गए, तब भी क्या कर पाए? सरकार बनाओ ना, सरकार बनाओ। फिर अब हम तो हिंदू पे जी रहे हैं, आप भी सरकार बना रहे हैं। हम तो हिंदुत्व पे जी रहे हैं, तब भी सरकार बना रहे हैं। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग मेरी जरूर कर लेना। जात पात इसे कहते हैं, और जात पात में कौन जीता है आप उसका आंसर मैं दे रहा हूँ आपको। और सुनो, अरे मैं दे रहा हूँ, अरे भाई मैं दे रहा हूँ। जिस मुस्लिम, अरे सुनो, जिस मुस्लिम गांव में 525 घर दिए, और सुनो 2300 वोटों में सारी वोट उन्हें मिली, उसके बाद भी मोदी जी अगर सही नहीं है तो सारा जात पात में कौन जी रहा है? अरे एक बात, उसके बाद भी जात पात में कौन जी रहा है? अखिलेश भी हिंदू है, अखिलेश भी हिंदू है। तो राजनीति टोपी की करते हैं, राजनीति टोपी की करते हैं। टोपी के कारण कोई नहीं जीता। स्टार पार्टी में कौन जाता है? मोदी जी जाते हैं, अखिलेश जाता है स्टार पार्टी में? अरे भाई साहब, अगर मोदी जी यदि चले गए ना तो पब्लिक उनके पीछे हो जाएगी। वो तो चाहते ही नहीं है जाना, तो वो तो चाहते ही नहीं है जाना। अगर वो सुनो, वो क्यों नहीं जाते? सुनो, वो क्यों नहीं जाते जाना? वो क्यों नहीं जाते जाना? सुनो, वो क्यों नहीं? ये सब जितने भी खड़े हुए हैं ना, ये सब देख सकते हैं, पर हिंदू राष्ट्र के लिए वोट नहीं कर सकते। अच्छा, ये सब आपने किया और दुनिया ने नहीं किया है। आपने नहीं किया ना, मुझे पता है।
आपने नहीं किया, मुझे पता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो हमारी यहाँ पर चर्चा हुई है, बहुत सारे लोगों में पर्सनल विवाद भी हो गए क्योंकि सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं हर अलग अलग सरकार से, लेकिन मेजोरिटी में जो हमें पता चला है वो यही पता चला है, लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हैं और जो हिंदू हमारा बटा हुआ है उसकी कारण ही कहीं ना कहीं विफलता देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को। इसी के साथ यहाँ पर यह भी बात बहुत ज़रूरी है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कैंडिडेट उतारे उत्तर प्रदेश में, वो कोई भी छोटे लेवल पर कोई भी इतना कर्षक नहीं है या उसकी इतनी कर्मठता नहीं लोगों को दिखाई दी जिस वजह से उसे वोट जाए। वहीं पर अखिलेश यादव ने बहुत समझदारी से कैंडिडेट का चुनाव किया जिसका उन्हें यहाँ पर फायदा भी देखने को मिला है। और आने वाले समय में जब 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, तब देखा जाएगा क्या भाजपा अपनी ये गलती सुधारती है या नहीं। लेकिन इस बार आप क्या कहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को इतनी कम सीटें मिली हैं, क्या वो सच में डिजर्व करती थी या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।